चलो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो अर्थव्यवस्था हम लोग पढ़ रहे थे उसमें 2 क्लास कर लिए हैं और तीसरा क्लास हम लोग करने वाले हैं। कल भर के और क्लास है, कल ये खत्म हो जाएगा और परसों इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो बना लेंगे। डंडा को यहाँ रखा लेना, आज आवे दे सके, शांति बना के रखो तो टाइम में ना पता चल रहा है। चलो देखो, सबसे पहले आज हम लोग पढ़ने वाले यहाँ पर, यहीं पर रुको रुको रुको, ऐसे ना भिरिया, निकाल हाथ निकाल। न कोई छोड़ा छोड़ी नहीं होगा, बोलेगी तो 4 डंडा खींच देंगे। आई उन्हें हमें, चलो सीट पकड़ो। हाँ हाँ हाँ, कै बजले भिरिया भीरिया भीरी, तो कल से नहीं मारेंगे, टाइम बर्बाद करेगी अब मारेंगे, ऐसी लेट है, जल्दी। चल 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 चल, कहाँ ले चल 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 चल, लेट्स गो टू क्लास में, बैठेंगे योर सीट। अरे हे चलो बाकी लोग के आने दो। तो हम लोगों को यहाँ पे आज जो पढ़ना है, आर्थिक विकास की माप एवं सूचकांक, यानी कि हम लोग के जो आर्थिक विकास पढ़ रहे थे, ये आर्थिक विकास कैसे मापा जाता है, कैसे पता चलेगा कि हमारा देश, हमारा राज्य आर्थिक रूप से विकसित हो रहा है। तो उसके बारे में कुछ सूचकांक है, उसी के आधार पे हम लोग जानेंगे। जिसे पहला है तुमको राष्ट्रीय आय। हम लोगों को किसी देश के आर्थिक विकास को मापना है कि वो आर्थिक, उसका विकास से, आर्थिक मतलब कुछ रुपया पैसा, उसमें उसका विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये नापना है। तो सबसे पहले देख लो उसका राष्ट्रीय आय। अब राष्ट्रीय आय क्या होता है समझ जाओ, और ये तुमको सब्जेक्टिव के लिए भी इंपॉर्टेंट है। देखो, किसी देश में एक वर्ष की अवधि में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को हम लोग राष्ट्रीय आय कहते हैं। हमारा देश भारत है, एक साल के अंदर में यहाँ पे जितना भी वस्तु का निर्माण हुआ और जितना भी सेवाओं का, अब सेवा में क्या चीज, जैसे पढ़ाना हो गया, ठीक, कोई परिवहन वाला चीज हो गया, सब क्या चीज में है, सेवा क्षेत्र में है, बैंक हो गया सेवा क्षेत्र में है, हॉस्पिटल हो गया सेवा क्षेत्र में है। तो कुछ वस्तुओं का निर्माण हो रहा है और कुछ सेवाओं का। तो इन वस्तुओं का जो उत्पादन हुआ इसका मूल्य, और जितने भी सेवाओं का हुआ उसका मूल्य, एक साल के अंदर ये पूरा मूल्य को जोड़ दो, जो आ रहा है वही तुम्हारा राष्ट्रीय आय है। ठीक, इसको एक क्लास से समझिए, क्लास है, समझ लो। यहाँ पे इसमें से कुछ व्यक्ति है जो वस्तु बनाता है और कुछ जो है वो सेवा देता है, दोनों काम करेगा और दोनों काम के बदले उसका पैसा लेगा। ठीक, हमको पता करना है कि क्लास का आय कितना है, मतलब एक तरह समझ लो क्लास राष्ट्र है तो इसका राष्ट्रीय आय निकालना है। तो हम यहाँ देखेंगे कि आज के जैसे निकालना हो तो हम क्या करेंगे, इसको देखेंगे कि आज ये कितना कमाया, वस्तु उत्पादन करने वाला से कितना इनकम हुआ और सेवा वाला से कितना हुआ, उन दोनों को जोड़ देंगे तो आज का इनकम निकल गया। वैसे ही एक साल के निकाल लेंगे तो उसको हम क्या कह देंगे, राष्ट्रीय आय। जब देश के टोटल जनसंख्या है जो अपना काम में लगा हुआ है, कुछ वस्तु उत्पादन में और कुछ सेवा के उत्पादन में लगा हुआ है। अब एक वर्ष में जितना भी लोग की इनकम होता है उन सभी को जोड़ने पर जो मूल्य प्राप्त होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आय कहते हैं। डेफिनेशन तुमको यहाँ पे लिखा गया है। अब देखो राष्ट्रीय आय का महत्व क्या होता है। जिस देश का राष्ट्रीय आय सबसे अधिक होता है, यानी जहां ज्यादा होगा, उस देश को क्या कहा जाता है, विकसित। जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक है वो विकसित है, और जिस देश का राष्ट्रीय आय कम है उसको क्या कहेंगे हम लोग, अविकसित। समझ में आया? जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है उसे विकसित देश कहते हैं, जिस देश का राष्ट्रीय आय कम होता है उसे अविकसित देश कहते हैं।
ठीक, आर्थिक विकास के मापने में एक सब बढ़िया बेहतर इसको सूचक माना जाता है। हमको मापने के लिए कुछ चीज चाहिए। अब हम कहेंगे कि यहाँ से यहाँ दूरी मापो, तो कोई चाहिए ना इंस्ट्रूमेंट तुमको, जैसे स्केल से नापेगा कि तुम फीता ला के नापेगा, कुछ तो चाहिए। तो राष्ट्रीय यहाँ पे आर्थिक विकास हमको मापना है तो कुछ तो चाहिए। तो एक तरीका है कि आप राष्ट्रीय आय से माप लीजिए कि हर देश का कितना इनकम है सालाना। अब जिस देश का ज्यादा होगा वो ज्यादा विकसित रहेगा। ठीक, तो इतना पूरा समझ में आया। राष्ट्रीय आय किसको कहते हैं समझ गया। जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है उसको क्या कहते हैं समझ में आ गया। जिस देश का राष्ट्रीय आय कम होता है उसको क्या कहते हैं हो गया। अब यहाँ पे आ जाओ प्रति व्यक्ति आय। राष्ट्रीय आय से भी बेहतर है तुमको, अगर किसी देश का आर्थिक विकास मापना है तो राष्ट्रीय आय से भी बेहतर है तुमको कि प्रति व्यक्ति आय से नापो, वो इससे भी बेहतर है। अब प्रति व्यक्ति आय होता क्या है, इस सब तुमको सब्जेक्टिव में लघु उत्तरीय प्रश्न के लिए इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं, प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं। तो देखो, राष्ट्रीय आय को देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल आता है उसे हम लोग प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। मतलब समझ में आया। मान लो यहाँ पे इस देश में मान लो कि 100 आदमी रह रहा है, ठीक, तो टोटल जनसंख्या कितना हो गया 100। ठीक, इसका इनकम मान लो 10,000 रुपए है। 100 आदमी मिल करके कितना इनकम कर रहा है 10,000 रुपए एक साल में इनकम किया। तो 100 व्यक्ति एक वर्ष टाइम इनकम कितना 10,000। अब इसमें प्रति व्यक्ति आय निकालना है ना, तो टोटल जो आय है तुम्हारा, टोटल कितना था हमारा 10,000, उसमें जितना जनसंख्या उससे क्या कर दो भाग दे दो, तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। तो कितना कमा रहा है एक व्यक्ति, एक व्यक्ति कितना कमा रहा है। अब यहाँ पे यही है तुमको प्रति व्यक्ति आय। समझ में आ गया। प्रति व्यक्ति आय कितना है 100 रुपया है। या ऐसे भी मान लो, अगर थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है कि फिर 100 आ गया, क्या हम तो ऐसे ही लिखते चल गए आ गया उतने। मान लो हमारे देश में 25 गो लोग हैं, ठीक, 25 आदमी मिलकर के एक साल में कितना कमाया 100 रुपया। तो अब एक व्यक्ति के आय निकालना है तो क्या करेगा, देश की कुल जनसंख्या में, कंफ्यूजन हम इतना ना कर रहे हैं, देश की कुल जनसंख्या में भाग देने पर, हाँ ये हो गया तुमको। एक बार समझो, कंफ्यूजन हो गया हमको। ये क्या बताए हैं, व्यक्ति है 25 ठो, आई कौची है इनकम है, ये इनकम है और ये तुमको व्यक्ति है। फार्मूला क्या है कि देश का जितना भी आय है उसमें देश के जनसंख्या से क्या करना है भाग देना है। तो बताओ तो आय कितना है 100 रुपया है, कुल जनसंख्या कितना लिए हैं 25, तो प्रति व्यक्ति आय कितना आया 4 रुपये, यानी एक व्यक्ति कितना कमा रहा है, ऐसी करके निकाल जाता है। इसी को तुम करोड़ों में अरबों में ले लो और हमने के जो 140 करोड़ जनसंख्या है उससे भाग दे करके जो आएगा कट छट के, यहाँ पे 10 लाख है, 5 लाख है, 1 लाख है, 50,000 है, जो भी आएगा कट के वही क्या हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय। ठीक, यह एक तरह का औसत आय है, एवरेज इनकम। क्योंकि बताओ यहाँ पे 25 आदमी मिलकर 100 रुपया कमाया है, बताओ क्या प्रत्येक व्यक्ति 4 रुपया कमाया होगा, क्या हमारे देश में सब व्यक्ति समान पैसा कमा रहा है, कोई ज्यादा और कोई कम हो सकता है। इसमें से कोई व्यक्ति है जो 8 रुपया कमाया होगा, कोई 2 व्यक्ति होगा जो 2 रुपया कमाया होगा, कोई व्यक्ति होगा जो 1 रुपया कमाया होगा, कोई है जो 10 रुपया भी कमाया होगा। ठीक, और ऐसे कर करके कितना पूरा हो रहा है 100 रुपया। तो इसमें एक कमी ये है कि प्रति व्यक्ति ऐसे हम ये तो निकाल लेते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति इतना इतना कमाया है, लेकिन वो औसत है। एवरेज पढ़े हैं आज तक, मैथ में एवरेज नहीं पढ़ा है। औसत, औसत में क्या होता है दी हुई संख्याओं का योग बटे दी हुई संख्याओं की संख्या करके एवरेज निकालते हैं, बीच वाला। ठीक, तो वैसे ही ये क्या है तुमको औसत आय है। तुमको कंफर्म नहीं है कि यहाँ पे 4 रुपया आया है तब प्रत्येक व्यक्ति 4 रुपया कमा ही रहा है। कोई 6 रुपया भी कमा रहा है, कोई 8 रुपया, कोई 2 रुपया, कोई 1 रुपया, कोई 8 आना भी कमा रहा होगा, 50 पैसा भी कमा रहा होगा, लेकिन सब मिलाकर कितना रहा है 100 रुपया, और एक व्यक्ति के हिस्से में कितना पड़ रहा है 4 रुपया। लेकिन 4 रुपया सब व्यक्ति के असल में नहीं है, वो औसत है। मतलब वो कमाया 4 रुपया, वो कमाया 2 रुपया। ठीक, ये 2 व्यक्ति है, ये कमाया 4 रुपया, ये कमाया 2 रुपया। तो हम कहा कि इसका 1 रुपया उसको दे दिए, तो दोनों का 3-3 हो गया। असल में 31 रुपया कमाया है, क्या किए इसका वाला उसको ऊपर जोड़ दिए, तो जोड़ने से उसका थोड़े हो गया।
तो एक कमी यही है प्रति व्यक्ति आय में कि ये एक्चुअल इनकम नहीं बताता है कि एक व्यक्ति का इनकम कितना है, बल्कि ये क्या बताता है, औसत आय बताता है, एवरेज बताता है कि इस देश में एक व्यक्ति पर लगभग इतना की इनकम है, उसमें किसी का ज्यादा किसी का कम हो सकता है। और आर्थिक विकास मापने के लिए इसको सबसे बेहतर सूचकांक माना जाता है। जब राष्ट्रीय आय पता हो, ठीक, तो पहला तो हमको आर्थिक विकास नापने के लिए क्या करना है, राष्ट्रीय आय निकाल लेना है। तो राष्ट्रीय आय तो मोटे मोटे निकल गया। अब हम यहाँ पे जनसंख्या से भाग दे तो हमको प्रति व्यक्ति आय निकल जाएगा, और प्रति व्यक्ति आय निकल जाएगा तो अनुमान लगा सकते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति कम से कम इतना रुपया कमा रहा है, उसमें थोड़ा सा नीचे थोड़ा सा ऊपर हो सकता है। तो यह तुमको प्रति व्यक्ति आय। अब आगे देखो, कुछ हमने के यहाँ पे प्रति व्यक्ति आय का कुछ दिया गया है, जो निकाला गया है वो सब राष्ट्रीय आय। विश्व बैंक जो है, तुमको पढ़ना भी होगा कि विश्व बैंक का स्थापना कब हुआ है, ये सब आगे पढ़ना है। इसके द्वारा विश्व विकास रिपोर्ट निकाला जाता है, पूरे विश्व का एक रिपोर्ट तैयार किया जाता है कि कितना विकास हुआ है। जैसे हम लोग अपने गांव का, अपने पहले खुद का निकाले कितना विकास हुआ, अपने परिवार का निकाल सकते हैं, अपने गांव के, अपने राज्य का, अपने देश का निकालते हैं, वैसे ही पूरे देश का भी विकास रिपोर्ट तैयार किया जाता है। और ये 2004 के आंकड़ा के अनुसार तैयार हुआ, और वो आया कब, 2006 में, यानी कि 2004 में इस काम शुरू हुआ पूरे विश्व भर में एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए कि पहले के तुलना में सभी देश कितना कितना विकसित हुआ है। तो ये 2004 में शुरू हुआ, रिपोर्ट आया 2006 में। और उस रिपोर्ट के अनुसार बताया गया कि जिस देश का प्रति व्यक्ति आय 4,53,000 है, वह देश विकसित कहलाएगा। यानी एक देश में अगर एक साल में एक व्यक्ति एवरेज आय में, ऐसा नहीं जैसे अभी कैसे बताए कि मान लो 6 कमाया, वो तुमको 4 कमाया, इसे बांट के हम कर दिए कि 3 बराबर किए, ऐसे किए थे ना, फिर भी हमको 3 आना चाहिए, चाहे वो जैसे आवे। उसी प्रकार अगर एक देश में इतना इनकम आ रहा है, एक व्यक्ति अगर साल में 4,53,000 रुपया कमा रहा है, तब हम कहेंगे कि वो देश विकसित है। अब मान लो कोई कमा लिया 10 लाख और कोई कमाया 5 लाख, तो ओकर में से कुछ काट के इसको में कर दो तो दोनों तो हो गया 4 लाख हो जाएगा, 4.5, ठीक, ऐसे हो जाएगा ना। ई कमाया 10 लाख, तू कमाई 5 लाख, ठीक, अगर दोनों इसका में से कुछ काट के हिस्सा तुमको दे दे, बराबर हो जाएगा, ठीक, जो घट रहा है थोड़ा सा ऊपर नीचे, तो ये बराबर हो गया तुमको। ऐसे करके भी प्रत्येक व्यक्ति पर 4.5 लाख आना चाहिए, तब आपका देश विकसित है। भले में कोई एक व्यक्ति जो महीने का 50 लाख कमा ले, कोई महीने का 10 लाख कमाए, कोई महीने का 2 लाख कमाए, लेकिन जब सबका जोड़ घटाव करे, एवरेज निकाले, तो 4,53,000 आना चाहिए। यानी अभी जो हम लोग फार्मूला पढ़े थे प्रति व्यक्ति आय का फार्मूला, क्या बताए, देखो यहाँ देखिए, ये तुमको प्रति व्यक्ति आय के फार्मूला है। जब डेफिनेशन लिखेगा तो फार्मूला भी लिख देना है। तो यहाँ पे जो रुपया आया है तुमको, और यहाँ पे जो आपके देश के जनसंख्या है, इसको भागा करने पर कम से कम 4,53,000 आपको आना चाहिए। आपका कितना इनकम है उससे कोई लेना देना नहीं, आपका कितना जनसंख्या उससे कोई लेना देना नहीं, वो आपको लेना देना है कि हमारा कितना इनकम हुआ और कितना जनसंख्या है। इन दोनों को जब भाग करे तो 4,53,000 आना चाहिए। अगर 4,53,000 आ रहा है तो आपको विकसित देशों के कैटेगरी में रखा जाएगा, और अगर 37,000 से भी कम है तो आपको विकासशील देश में रखा जाएगा। कहां रखा जाएगा, विकासशील देश में, कि आप विकसित कर रहे हैं, आप विकसित हुए नहीं है, ठीक। तो आपको विकसित देश में जाना है तो कितना इनकम होना चाहिए, 2006 के अनुसार 4,53,000, और अगर उससे कम है 37,000 या उससे भी कम है, तब आपको नहीं रखा जाएगा। और हम लोग का जो भारत है वो कहां रह गया, हम लोग के जब देश के टोटल आय निकाला गया, राष्ट्रीय आय उस वर्ष, और उसमें देश के जनसंख्या से भाग दिया गया तो कितना आया, 28,000। अब बताओ कि तू कहां है, विकसित है कि विकासशील है, विकासशील में रह गया। मिनिमम रखा गया था कि कम से कम 37,000 होने चाहिए, हम लोग उसको भी पूरा नहीं कर पाए थे, उससे नीचे थे, तो विकासशील में रह गए, ठीक।
उस टाइम पर अगर अलग अलग राज्य के देखो, क्योंकि देश के तो निकला था, राज्य के भी तो निकल सकता है, राजकीय आय भी तो हम निकाल सकते हैं, हम अपने पारिवारिक आय भी निकाल सकते हैं। उसी आधार पर हमको बताना हो कि तेरे परिवार की आय कितना है, क्या करेंगे अपन, देखेंगे कि हमारे परिवार में 5 आदमी है तो पांचों मिलकर एक साल में कितना कमाया। अब उसमें कोई सेवा क्षेत्र से होगा, कोई प्राथमिक क्षेत्र हो, कोई वस्तु उत्पादन जो भी कर रहा हो, उन सबका इनकम जोड़ेंगे तो हमको निकलेगा क्या चीज, परिवार की आय निकल गया कि एक साल में वो कितना कमाया। अब उसमें निकालना है प्रति व्यक्ति आय, तब परिवार के आय में अपन जितना भी परिवार के लोग होगा से क्या कर देंगे, भाग देंगे, जो आ गया वो कौन निकलेगा, एक व्यक्ति का, परिवार के एक व्यक्ति का आय निकलेगा। उसमें अब बताओ, जिसे अब समझो, मेरे घर समझो, हमारे भैया के जॉब है, लगभग मान लो मोटा मोटी उनका वेतन इतना है, ठीक, इतना है। बहन के मान लो तो उसको भी लगभग इतना ही मिलता है, हो गया। पापा मान लो 10,000 कमाते हैं, ठीक, हमको मान लो ऐसे कमाते तो 1 रुपया नहीं, मान लो 10,000 हम कमाते हैं, ठीक, हो गया। मम्मी घरेलू काम करती है तो इनकम तो वहां से है नहीं, तो उसको जोड़ा नहीं जाता है। भाभी भी अभी कोई काम करती नहीं है। फिर भी देखो तो मेरे घर का इनकम कितना हो गया, 1 लाख हो गया, कहीं ढाई सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 1 लाख हो गया, ठीक। परिवार में लोग कितने हैं, तो 5 1 6 गो, ये कर दो 6 से भागा, काटेगा तक कट जाएगा कई बार में, 6 दूनी 12, कटा, 6 एकम 6 ना, 6 एकम 6 कट रहा है, 6 एकम 6 कट गया, बचा क्या इतना, यहाँ पे 4, फिर यहाँ पे करो तो कितना हो जाएगा, 6 बार में 36, फिर बचेगा कितना, 4, मान लो इतना, मोटा मोटी देखो तो 16,000 रुपया हमको तो ना, 16 6 96 हो जाएगा, 4,000 इधर उधर है, एक व्यक्ति पर कितना आ रहा है, 16,000। बताओ कि हम परिवार में सब 16,000 कमा रहा है, इसी को कहते हैं प्रति व्यक्ति आय, जो कि एक औसत आय है। इसमें मेरे पापा का इनकम 10,000 है, मेरा इनकम 10,000 है, भाभी या मम्मी की इनकम 0 रखे हैं, लेकिन जब प्रति व्यक्ति आय निकाल रहे हैं हम अपने परिवार के, तो सब पर कितना कर दिए, 16,000। तो जो हमें 10,000 कमा रहे हैं प्लस 6 के कर में से ढुका दिए, इनमें से ले लिए, फिर प्लस 6 यहाँ पापा वाला में ढुका है, वो कहां से ले लिए, यह में से ले लिए, ठीक। मम्मी के या भाभी के जो 16,000 भी चाहिए वो कहां से लेके आ गए, इन्हीं दोनों में से जो बचा उन दोनों में जोड़ दिए, जबकि उनका एक्चुअल में वो इनकम नहीं है, मेरा वो एक्चुअल में इनकम नहीं है, लेकिन हम जोड़ दिए उसमें, तो कितना आ गया, 16,000। तो इसको कहते हैं प्रति व्यक्ति आय, या इसको कहो औसत आय। तो जैसे हम अपने परिवार का भी निकाले, ठीक, ये 1 महीना के निकाले हैं, साल भर के नहीं है, और हम लोग आय निकालते हैं कितना के, 1 साल के। 1 साल के करने के लिए भी इसमें क्या कर दो, 12 से गुना कर दो, निकल जाएगा कि 1 साल में कितना हो रहा है, ठीक। तो 1 साल में 1 लाख लिए थे ना, तो 12 लाख हो जाएगा पूरा इनकम, और काम में 6 से भाग दे दो, तो 6 दूनी 12 कट जाएगा। अगर यहाँ 20 है तो देखो 20 था ना, तो 6 से भाग लेंगे तो कितना कटेगा, अरे कटो ना, ऐसी था ना, तो 36 18 कट गया, ठीक। और बाद लगभग 36,000, लगभग इतने आएगा, जितना आवे ये तुमको हो गया साल वाला इनकम। लग रहा है जिसे हम मैथ 0/7 सन्नाटा है उसे हो है, गलती बोल दी है। और तक कितना हो जाएगा, महीना का 16,000 था, 16,000 एगो पाया ना, तो ले आप सही बना देते हैं, 16 दही का 160 हो गया, 1,60,000, अब 32,000 आओ में जोड़ ले, 1,92,000 ले, अब खुश, अब गुना भागा जाके करते रहो, साल के निकाले इतना 1,92,000। हाँ, तो काटेगा तो वही थोड़ा सा ऊपर नीचे, हम पॉइंट तक एकदम ना काट रहे हैं। ये समझ में आया कैसे निकालते हैं, अरे हमारे घर के कितना इनकम होकर पीछे कहला पड़ल है, ये समझ में आया कैसे निकाला जाता है। तो जब ये निकाल रहा था पूरे विश्व का ना, तो अलग अलग राज्यों का भी निकाला गया, तो सबसे ज्यादा जो प्रति व्यक्ति आया था उस साल वो था पंजाब का, कितना, एक व्यक्ति का 26,000 आ रहा था। और सबसे नीचे जो था
हमने तो खाली जनसंख्या बढ़ाने में जोर देते हैं। कितना था? 5,700 सालाना इनकम है एक व्यक्ति का। निकलता तो 1 साल के है प्रति व्यक्ति आए चाहे राष्ट्रीय आए। तो देखो कितना इनकम था। तो ये हालात था हमने के बिहार के। जब पूरे भारत में 28,000 आ रहा है तब बाकी के क्या करेगा? ठीक, आगे देखो। तीसरा है तुमको निकालने का आर्थिक विकास अगर जानना है तो मानव विकास। देखो मानव का विकास कितना है। अब मानव विकास कैसे नापते हैं उसके लिए भी तुमको 3 चीज को याद रखना है। और 3 चीज ये है, आपको जीवन जीने की आशा, यानी आप कितना आयु तक लगभग यहाँ का जीवन स्तर है, ठीक, कैसा स्वास्थ्य है, ठीक, कैसा परिवहन, ये सब बहुत सारी चीजों को देखा जाता है। लेकिन यहाँ पे मुख्य रूप से मानव विकास में देखो, एक होता है तुमको जीवन आशा सूचकांक, कितना तक उम्र तक लोग जी रहे हैं। दूसरा, आप किस लेवल तक शिक्षा की प्राप्ति कर रहे हैं, कितना स्तर तक है वो। और इसके बाद एक है तुमको जीवन स्तर, कि आप कैसा जीवन जी रहे हैं। अगर हम लोग थोड़ा सा अपन छुटपन में जाएं, तो नहीं तो अभी छुटपने में है, आज से 25 साल 30 साल चल जाओ पीछे, तो लगभग सबका घर जो है वो मिट्टी के दीवार से बना हुआ था और छप्पर वाला था, ठीक। अब सबका क्या हो गया है? प्लास्टर वाला हो गया है। आज से 30-40 साल पीछे जाओ तो ये सब चीजें नहीं थी, खत ही चलता था, लेटर, फोन बहुत कम था। आज वो सब चीजें बदल गई है। आज से 30 साल 40 साल पीछे जाओ तो सबके पास बाइक का मोबाइल नहीं था, लेकिन आज है। तो जीवन स्तर का हुआ है, ऊंचा उठा है। पहले से लोग अपना जीवन स्तर फैसिलिटी में जी रहे हैं, ठीक। पहले रिसेप्शन नहीं होता था, अब गांव में भी रिसेप्शन होता है। पहले सगाई नहीं होता था, आज होता है। तो कई सारी चीजों में बदलाव हुआ है, ठीक। तो जीवन स्तर धीरे धीरे हम लोग को क्या हो रहा है? ऊंचा उठ रहा है। तो 3 चीज देखा जाता है। HDI मतलब होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। क्या चीज होता है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मतलब है मानव विकास सूचकांक। डेवलपमेंट लिखे हैं गधावा, ठीक। अब स्पेलिंग एक को मत देखित रहो, यहाँ पर अभी पढ़ा रहे हम यही घुसल है इंग्लिश में, ठीक। तो देखो ये अगर निकालना है मानव विकास को, तो हम कैसे जानेंगे कि मानव कितना विकास किया? तो मुख्य रूप से ये 3 चीजों को जान जाओ कि कैसा है, वहां से हम मानव विकास बता सकते हैं। तो आज हम लोग के शिक्षा के स्तर भी ऊंचा हुआ है, पहले के संख्या में ज्यादा आजकल लोग शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। जीवन जीने की जो आशा है उसमें वृद्धि हुई है, और हमारा जीवन स्तर में भी वृद्धि हुआ है। तो ये सारी चीजों से हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो यहाँ वाला पहले देख लो क्या था। तो मानव विकास, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, पहला बार इसको तैयार किया गया था संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा। इसको शॉर्ट में लिखल रहेगा तुमको UNDP। यू से हो गया यूनियन, एन से हो गया नेशन, डी से हो गया डेवलपमेंट, और पी से हो गया प्रोग्राम, ठीक। तो इसी का हिंदी करो तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम आता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। UNDP के द्वारा पहला बार मानव विकास सूचकांक के रिपोर्ट तैयार करने का काम किया गया था। और ये किया था कौन? तो उस व्यक्ति का नाम है महबूब उल हक, एक पाकिस्तानी अर्थशास्त्री। इसने पहला बार ये तैयार किया था और मानव विकास रिपोर्ट में इस चीज को रखा था। वहां पे मानव विकास रिपोर्ट तैयार किया गया था, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, HDR उसको कहते हैं। तो ये रिपोर्ट जब तैयार, थोड़ा सा मैथमेटिक्स लाएगा तो कंफ्यूज आना नहीं। यहाँ पे देखो, तो HDR जब तैयार किया गया था तो उसी में इस चीज को भी रखा गया था। करने वाले कौन थे? महबूब उल हक। ये सब तुमको मिलेगा, ऑब्जेक्टिव करवाएंगे तो उसमें आ जाएगा। ये चीज समझ में आया तुमको कि जीवन जीने की जो मानव विकास सूचकांक है उसको निकालने के लिए हमको कितने चीज की आवश्यकता होता है? 3 गो। कौन कौन? जीवन आशा सूचकांक, शिक्षा प्राप्ति सूचकांक और जीवन स्तर सूचकांक। ये 3 चीज के आधार पर हम निकालते हैं, ठीक। अब देखो यहाँ पे जब ये चीज निकाला गया था तो वहां पे हम लोगों को
2006 में जो रिपोर्ट तैयार हुआ था उसमें 177 देश के लिए ये तैयारी की गई थी। जो मानव विकास सूचकांक वो कितने देशों का निकाला गया था? 177 देश का। और उसमें भारत कहाँ था? 126वें पर, एकदम पीछे। और हमारा पड़ोसी देश जो कि चीन है, कैवे नंबर पर था? 81 पर। श्रीलंका 93 पर। पाकिस्तान 134 पर। छोड़ो उसको गोली मारो, ठीक। और बांग्लादेश 137 पर। लेकिन यहाँ पे देखो, श्रीलंका एक छोटा सा देश और हम लोगों से वो मानव विकास सूचकांक में आगे, यानी उसका जीवन जीने का आशा हमसे अच्छा था, उसका शिक्षा प्राप्ति का लेवल हमसे अच्छा था, और उसका जीवन स्तर हमसे अच्छा था, तब ना 93 नंबर पे आ रहा था। चीन तो पहले से विकसित देश में था। तो ये हालात थे हमारे देश भारत के, ठीक। 2000 में 105वें स्थान से यह 2004 में 96 स्थान पर आ गया था। लेकिन 2006 में यहाँ पे जो बताया गया है उसके अनुसार ये कहाँ था? 126वें स्थान पर। अगर पूछा जाए सवाल कि 2006 के मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट के आधार पर भारत कितवें स्थान पर था? 126वें पर है। सवाल तो यहाँ से भी बनेगा। इसका एक तुमको हम दिखा देते हैं पूरा डेटा, क्योंकि यहाँ से भी सवाल बना है कि सबसे ज्यादा कहाँ है और सबसे कम में तो हम नहीं आ ही जाते हैं। देखो, मानव विकास सूचकांक जब मापा जाता है ना, तो उसमें इन चीजों को ध्यान में रखा जाता है। रहेगा ये दर तुमको 0 से 1 के बीच ही। देखो, कोई 0 से ऊपर नहीं आया होगा। 0 से 1 के दर पे ही इसको नापा जाता है। और सबसे आगे कौन था? नॉर्वे नाम के देश है। तो मानव विकास सूचकांक जो 2004 में आया था उसमें सबसे आगे कौन है? नॉर्वे है, एकदम पहले नंबर पर। ऑस्ट्रेलिया था तीसरे नंबर पर, श्रीलंका 93 पर, पाकिस्तान 134, भारत 126, चीन 81 नंबर और बांग्ला 137। यही सब चीज था। यहां से याद रखना, सबसे नंबर 1 पे कौन था? नॉर्वे था, ठीक। नॉर्वे कहो, नॉर्वे कहो। तो ये था। भारत से आगे श्रीलंका था, ठीक। भारत का स्थान याद रखना है तो 126 पर था। तो ये तुमको अलग से जानना था रिपोर्ट, ये बुक से ही तुम्हारा है। नहीं गया, जाओ तो काम खत्म। समझ में आ गया? अब आगे देखो, हम लोग के देश में भी जब यहाँ पे पहला बार मानव विकास रिपोर्ट कौन तैयार किया था, ये पूछा जाएगा। तब मानव विकास रिपोर्ट पहला बार कौन तैयार किया था? तो वो तैयार करने का ड्यूटी किसका था? यूएनडीपी, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा पहला बार मानव विकास रिपोर्ट तैयार किया गया था। समझ में आ रहा है? पहले बाकी सब लिखवा देंगे हम, पढ़ लेना। हाँ देखो, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा पहला बार मानव विकास रिपोर्ट तैयार करवाया गया। करने वाला व्यक्ति कौन था? तो महबूब हक के निर्देशन में इसको तैयार किया गया था। ये क्या था? पूरे विश्व के लिए तैयार किया गया, क्योंकि ये संयुक्त राष्ट्र जो क्या करता है, वैश्विक स्तर का एक संस्था है, पूरे विश्व के लिए काम करता है। अब इसके आधार पर हम लोग के अपने देश में भी मानव विकास रिपोर्ट निकाला गया। जो यूएनडीपी लेकर आया था वो पूरे विश्व के मानव विकास रिपोर्ट तैयार कर रहा था, जिसका हम लोग 126वें स्थान पर है, ठीक। फिर हमारे भारत में भी मानव विकास रिपोर्ट तैयार किया गया, जिसको हम लोग राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट कहते हैं, ठीक। हाँ, इसको शॉर्ट में बोलो तो ये एन हो गया, उसके बाद ये एच हो गया, ये डी हो गया और ये आर हो गया। NHDR, नेशनल ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट तैयार किया गया, ठीक। जो यूएनडीपी लेकर आया था उसी के आधार पर हम लोग भी राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट तैयार किए। तैयार करने का काम किसको मिला? योजना आयोग को, ठीक। तैयार हो गया और तैयार किया गया कब? तो ये तैयार होकर आया तुम्हारे पास 23 अप्रैल 2002 को। और इसको प्रकाशित करने वाले व्यक्ति कौन है? तो प्रकाशित करने वाले व्यक्ति हैं अटल बिहारी वाजपेयी, जो कि उस टाइम के प्रधानमंत्री हैं। पिछले क्लास में हम तुम लोग को बताए थे कि योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होता था? तत्कालीन जो प्रधानमंत्री है। तो 2002 में प्रधानमंत्री कौन है? अटल बिहारी वाजपेयी। तो योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होगा?
अब पूछ दिया जाए तुमसे कि 2002 में योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे, सवाल यहाँ पे कहीं नहीं है, बस थोड़ा सा है घुमाना है। पीछे हम पढ़ा चुके हैं कि जो प्रधानमंत्री होता था वही योजना आयोग के अध्यक्ष होता था। और तुमको यहाँ पे लिखा हुआ है कि 23 अप्रैल 2002 को भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट तैयार हुआ। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा इसको प्रकाशित किया गया। तो बताओ योजना आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो ये लॉजिक है। अब सवाल आ जाएगा इसे तक, सर जी वाला तो नहीं बताए थे, सब भारी भारी सवाल था। भारी भारी नहीं था, इस बार का लेखन के वही है कि सर सवाल बहुत टफ था। टफ नहीं था, कुछ हद तक मान लो कि टफ है, सिर्फ क्वेश्चन को थोड़ा थोड़ा क्या किया गया है, घुमाया गया, उसी में से घुमा के पूछ रहा है। जैसे हम यहाँ पे पूरा पढ़ा दिया, कहीं पे ये नहीं लिखा हुआ है कि 2002 में योजना आयोग के अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी थे, कहीं किताब में तुमको नहीं मिलेगा। लेकिन पीछे पढ़ चुका है कि योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते थे, 2002 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, तो नहीं बता देगा? बताना कोई बड़ी की बात है? हम जिसे पूछा जाए रामायण में कि दशरथ के बेटा कौन थे, भरत हैं, मान लो भरत हैं, ठीक, और दशरथ की पत्नी कैकेयी है, अभी तू ना बता देगा कि भरत की मम्मी कौन है? अब कहेगा कि तो बतेबे ना कल कि भरत की मम्मी कौन है, माँ उनकी कौन है, तो वहीं पे तो बतावल उनका पत्नी है तो इनका मम्मी न लगती। तो कुछ लॉजिक होता है, तो उस कारण इस बार का लेखन थोड़ा सा, जो लेखन हमको उम्मीद था कि 40 में 40 करेगा, वही गोबर करके आया। अब उसमें अंदर जाकर तो हम कुछ नहीं कर सकते। मेरा ड्यूटी था तुम्हारा यहाँ पे पूरे तरह से तैयार करना, हम यहाँ से पूरा कोशिश किए तैयार करें। अब अंदर तू क्या किया, कैसे गलती किया, वो तोर जिम्मेवारी था, हम अपन ड्यूटी तो पूरा किए। तो थोड़ा सा इस बार रिजल्ट तो हमको जो चाहिए वो नहीं आएगा। ई वाला लाइन तुमको पूरे तरह से इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले सवाल पूछा जाएगा कि भारत के पहला मानव विकास रिपोर्ट कब प्रकाशित किया गया, तो कब पूछे तो 23 अप्रैल 2002 को। कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। किसके द्वारा किया गया? तो अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा। इस मानव विकास रिपोर्ट को तैयार कौन किया था? तो योजना आयोग, ठीक, योजना आयोग के द्वारा इसको तैयार किया गया था। समझ गए? आगे देखो, इस रिपोर्ट के विकास की दरें भिन्न थी, अलग अलग देश राज्य के निकला था इसमें। तो जैसे अलग अलग राज्य के निकला तो सबके विकास की रिपोर्ट जो है वो अलग अलग है, सबके इनकम वगैरह, जो भी जीवन जीने का स्तर, सब शिक्षा, सब कुछ अलग अलग आया। इसमें नंबर 1 पर जो कोई था तो वो था केरल, और सबसे गेल बहाइल में अगर कोई था तो यहाँ पे बिहार, मध्य प्रदेश, असम, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। अब देखो इस सब को मिला के एक साथ कहा जाता है बीमारू राज्य। अब यहाँ पे उत्तर प्रदेश में याद रखना, कहीं कहीं यहाँ पर जो उड़ीसा रहता है, आगे ही इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे ना, तो यहाँ उत्तर प्रदेश की जगह क्या रहेगा? उड़ीसा रहेगा, ठीक। तो बी आई से बिहार हो गया, एम से मध्य प्रदेश हो गया, ए से असम हो गया, आर से राजस्थान हो गया, यू से उत्तर प्रदेश या उड़ीसा है, ठीक। ये सभी पिछड़े राज्यों में आ गए, यानी जो विकास के स्तर में बहुत नीचे थे। यहाँ के मानव का जीवन स्तर नीचे, शिक्षा का दर नीचे, जीवन आशा जो है वो भी नीचे था, और उसमें सबको मिला करके बीमारू राज्य का नाम इसको दिया गया। सवाल यहाँ से कई बार बन चुका है, और तुम लोग मुख्य रूप से बिहार को याद रखना है कि सबसे ज्यादा किससे बनाता है? बिहार से। इनमें से कौन बीमारू राज्य है? तो बिहार। एक आता है इनमें से कौन बीमारू राज्य नहीं है? तो नहीं है लगी तुमको ये सब नाम याद रहना चाहिए, तब ना छाटेगा कि ये 3 वो है तो चौथा नहीं होगा, ठीक। नहीं, देखो यहाँ पे तो तुमको उत्तर प्रदेश दे दिया है, लेकिन है असल में इसे यहाँ उड़ीसा। बुक में तुमको यहाँ पे उत्तर प्रदेश दे ले है इस चैप्टर में, आगे चैप्टर में पढ़ेंगे ना तो यहाँ उड़ीसा मिलेगा, उड़ीसा याद रखना, ठीक। ज्यादा देता है तो कर्नाटक देता है, महाराष्ट्र सब देता है, तो सब तो इसमें उत्तर प्रदेश उड़ीसा आएगा था ना कंफ्यूजन। जब छांटेला देगा ना कि कौन बीमारू राज्य नहीं है, तो उसमें ऑप्शन में अब तक में जो रहा है तुमको कर्नाटक रहा है, महाराष्ट्र रहा है, गुजरात आ जाए, ये सब राज्य आएगा। तो यहाँ से याद रखना, उसके बाद यहाँ से तुमको छंटैया करना होगा। आगे देखो, अब देखो और मानव विकास रिपोर्ट में क्या था। राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, इन सभी में निर्धनता सूचकांक में कमी आई है।
ये सब भी जो है वो पिछड़े हुए थे, नीचे थे, लेकिन धीरे धीरे इनमें क्या हुआ, सुधार देखने को मिला है। वही हम लोग बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान की बात करें तो यहाँ भी सुधार हुआ है, लेकिन जितना होना चाहिए उतना नहीं हुआ, उतना बेहतर नहीं हुआ है। तो ये हो गया। तो अब तक हम पढ़ चुके एक कि हम राष्ट्रीय आय से आर्थिक विकास माप सकते हैं, दूसरा पढ़े कि हम प्रति व्यक्ति आय से भी नाप सकते हैं, और तीसरा हम लोग पढ़े मानव विकास सूचकांक से भी हम लोग यहाँ पे माप सकते हैं कि आर्थिक विकास कितना देश के हुआ है। अब है उपभोक्ता व्यय, इसके आधार पे तुम माप सकता है कि तुम्हारे यहाँ आर्थिक विकास कितना है। बताओ, जिसके पास पैसा रहेगा वही ना खर्च करेगा, जिसके पास है ही नहीं तो वो खर्च कहां से करेगा। तो किसी के घर में खर्च देख के भी तू बता देता है कि अमीर है कि गरीब है। इतना महंगा महंगा सामान ले रहा है, गाड़ी ले रहा है, इतना रोज फैसिलिटी में रहता है, इतना खाता है पीता है, तो गांव घर में कहता है ना कि ओकरा ही हवा इनकम होता है ना। हो क्या चीज देख के ओकर इनकम देख रहा है, स्लिप देखता है, पेमेंट स्लिप है, उसके जीवन जीने के स्तर देख करके लोग बता देता है। वो जितना खर्च करता है ना, वो खर्च के आधार पर गांव के लोग चर्चा करता है कि इतना ही खर्च कहां से कर रहा है, वो है तब ना, इनकम है इसको। तो हम जो व्यय करते हैं उपभोक्ता व्यय, यानी जब हम खर्च करेंगे तो किसी वस्तु पर, किसी सेवा पर करेंगे, तो उस खर्च के आधार पे भी हमें राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय नहीं, आर्थिक विकास को हम माप सकते हैं। अगर हमारे देश के लोगों के पास इनकम रहेगा तब ना डिफेंडर खरीदेगा, है ये नहीं है तो रिक्शा खरीदने का औकात नहीं, डिफेंडर कहां से खरीदेगा। अब मान लो हमारे देश के प्रत्येक व्यक्ति डिफेंडर पर चल रहा है, इसका मतलब क्या है, इनकम है तब ना वो खर्च कर रहा है। तो वहां से भी हम आर्थिक विकास देख सकते हैं कि देश के लोग इतना इतना रुपया खर्च कर रहा है, इसके मतलब उसके पास पैसा है। तो हम उपभोक्ता व्यय के आधार पे भी आर्थिक विकास के बारे में जान सकते हैं। ठीक, तो इसके आधार पर देखो, उपभोक्ता व्यय को आर्थिक विकास का सूचक मानते हुए अपने देश की पहली राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट में यह बताया गया कि विगत कुछ वर्षों में देश के ग्रामीण जनता की व्यय क्षमता में कमी आई है, जबकि शहरी क्षेत्रों में इसमें काफी वृद्धि हुई है। शहर के लोग खर्च करने में आगे निकले, उनमें वृद्धि हुई, ज्यादा खर्च कर रहे थे, और गांव के लोग खर्च करने में कमी आ रही थी। तो यहाँ से एक हम ये चीज बता सकते हैं कि शहर का इनकम बढ़ा होगा तभी तो लोग खर्च कर रहा था, और गांव का इनकम घटा होगा इसलिए तो लोग खर्च नहीं कर रहा था। तो यहाँ से उपभोक्ता व्यय के आधार पे भी हम इसको पता कर सकते हैं। उसके बाद है तुमको आधारिक संरचना। ये चीज देखो, आधारिक संरचना का होता है, ये तुमको आता है बनाने के लिए सब्जेक्टिव में, तो देख लो। आधारिक संरचना का मतलब उन सुविधाओं तथा सेवाओं से है जो देश के आर्थिक विकास के लिए सहायक होते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं आधारिक संरचना, जिससे कि देश का आर्थिक विकास हो सके। जैसे कि बिजली, अगर देश का विकास करना हो तो उत्पादन ये सब करने के लिए तुमको क्या चाहिए, बिजली चाहिए। परिवहन मतलब सड़क वगैरह जो है, तो ये हमको चाहिए। संचार चाहिए, बैंकिंग चाहिए, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, ये सब चीजों की हमें आवश्यकता होती है। जिन देशों में इन सभी चीजों का बेहतर डेवलपमेंट होगा वहां पे आर्थिक विकास की संभावना ज्यादा होती है। अगर हमारे देश में ये सारी व्यवस्थाएं नहीं है तो हमारा डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। न हमारे पास बिजली हो, न परिवहन हो, न संचार हो, न बैंकिंग, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल कुछ ना हो, तो क्या हम विकसित हो पाएंगे। हम लोग इन सभी का प्रत्येक दिन प्रयोग करते हैं, इसलिए इसका डेवलप होना बहुत जरूरी है। कोई मान लो विदेशी कंपनी यहाँ पे आ रहा है तो देखेगा ना जी कि आप कितना देर हमको बिजली देते हैं, आपके यहाँ परिवहन कैसा है, संचार की व्यवस्था कैसा है, बैंकिंग, क्योंकि लेन देन तो उसको बैंक के माध्यम से ही करना है। उसके बाद काम करने के लिए मजदूर चाहिए, तो स्कूल कॉलेज रहेगा, पढ़ा लिखा रहेगा तो ना उसको इंजीनियर की जो आवश्यकता है पूर्ति होगा। ठीक, फिर उन लोगों के लिए बेहतर अस्पताल रहेगा तो ना वहां पे इलाज करवाएगा। तो एक उद्योग लगाने में भी तो इन सब की आवश्यकता हो गया। जब वो उद्योग लगेगा तो क्या होगा, इनकम बढ़ेगा। तो ये है तुमको आधारिक संरचना। अगर ये सारी चीजें नहीं है तो फिर तुम्हारे देश का आर्थिक विकास की संभावना भी नहीं है। तो ये होना चाहिए। ठीक, इन्हें देश का आधारिक संरचना कहा जाता है। यही है तुमको देश की आधारिक संरचना। किसी देश के आर्थिक विकास में आधारिक संरचना का महत्वपूर्ण स्थान होता है। जिस देश का आधारभूत ढांचा यानी आधारिक संरचना
बेहतर रूप से विकसित होता है, वह देश भी उतना ही विकसित होता है। अगर ये सब विकसित है तो हमारा देश भी विकसित होगा। अगर इन सब चीजों की कमी है तो विकसित होने की संभावना में भी कमी है, वो भी नहीं हो सकता है। समझ गए? थोड़ा सा लग ऐसा कि उब रहा है, क्या हो, कुछ जल रहा होगा अगल बगल में, दाल छौंकाई थी पीवे। अब देखो हम लोग अपना बिहार की स्थिति देख लेते हैं, टाइम है अभी, तुरंत इसको निपटा देते हैं बिहार की स्थिति, और न होगा तो इसका उपाय भी बाकी कल कर लेंगे। देखो बिहार के विकास की स्थिति क्या है। बिहार के अगर इतिहास जाके देखो पीछे तो बहुत गौरवपूर्ण इतिहास है। क्यों है? क्योंकि ये बिहार वही है जहां पे गौतम बुद्ध को ज्ञान मिला। यह बिहार का तुमको गौरव, यही बोध गया में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ये वही बिहार है जहां पे महावीर ने शांति का संदेश देते हुए जैन धर्म को विस्तार रूप से आगे बढ़ाया था। ठीक, ये वही बिहार है जहां पे चंद्रगुप्त, अशोक, शेरशाह, गुरु गोविंद सिंह, बाबू वीर कुंवर सिंह जैसे लोग जन्म लिए। ये वही बिहार है जहां से भारत का पहला राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मिले। ठीक, तो बिहार के इस तरह से देखो तो एक अपना इतिहास है और बेहतर इतिहास है। ये अशोक वो जो भारत तो छोड़ो श्रीलंका, अफगानिस्तान सब तक अपना धर्म नीति को फैलाया। चंद्रगुप्त मौर्य अखंड भारत का निर्माण करने वाला। तो ऐसे कई सारे लोग यहाँ पे हुए। यहीं पे हमारा नालंदा विश्वविद्यालय था, इसी बिहार में। ठीक, तो ये बिहार का एक गौरवपूर्ण इतिहास रहा है। आधुनिक काल में आ जाओ तो महात्मा गांधी ने भारत में जो पहला अपना आंदोलन शुरू किया, कहां से किया? बिहार के चंपारण जिले से। आधुनिक काल में भी रह गया, प्राचीन में भी हम लोग देख रहे हैं कि गौतम बुद्ध, महावीर जैसे लोग आए। मध्य में देख लिए कि ये लोग आए, और आधुनिक में भी देख रहे हैं कि गांधी जी अपना आंदोलन कहां से शुरू किए? यहीं से लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा देते हुए संपूर्ण क्रांति चलाया था। यहीं पे भिखारी ठाकुर का जन्म हुआ था, जिनको लवंडा डांस का जनक भी कहा। अरे लवंडा डांस को चाहे लौंडा डांस कहो। ठीक, इनकी गाना एक से एक होता है, जिसके माध्यम से तू बिहार की स्थिति भी समझ सकती है। ठीक, लागल लागल नथुनिया में धाका, बलम कलकत्ता गेलन। सुनिएगा ना, गाना का समझ में आता है कि लागल लागल नथुनिया के धाका, बलम कलकत्ता गेलन। ये भिखारी ठाकुर का लिखा हुआ बहुत फेमस गीत है। पिया गईले कलकत्ता रे सजनी। ये दिखा रहे हैं बिहार की गरीबी और बेरोजगारी को। नया नया गाना का जो अर्थ है लागल लागल नथुनिया के धक्का, उस गाना का अर्थ है अभी किसी का नई नवेली दुल्हन है जिसकी शादी हुई है, घर में तो इतना इनकम है नहीं कि जिससे शादी है वो लड़का घर में रहे, घर की जिम्मेवारी भी बढ़ गई है, तो उसको पैसे कमाने के लिए क्या करना पड़ रहा है? बाहर के राज्यों में जाना पड़ रहा है। अब कोई नई नवेली दुल्हन आई है घर में और उसका पति, क्योंकि उसी के सहारे तो आती है, उस घर में अगर किसी को वो जानती है, किसी को उसको भरोसा है, तो किस पे? जिससे उसकी शादी हुई है। और वही व्यक्ति जब उसको छोड़ के जा रहा है कमाने, तो उसको क्या महसूस होगा? दुखी होगा, उसको एक धक्का लगेगा कि अभी 4 दिन आया हुआ है और जा रहे हैं। ऐसे कितने सारे बिहार में गीत हैं जो देखने में तो लगता है कि वो गीत है, लेकिन असल में वो बिहार के दुर्दशा को दर्शाता है। ठीक, पिया कलकत्ता क्यों जा रहा है? कमाने के लिए ही ना। उसमें आगे के लाइन है कि गोरवा में जूता नहीं खे, सिरवा पर छातावा रे सजनी। मतलब स्थिति ऐसी है कि ना तो नीचे चप्पल है, ना धूप से बचने के लिए, बरसात से बचने के लिए उसको छाता है, और उसको जाना पड़ रहा है कहाँ? दूसरे राज्य में। कलकत्ता मतलब समझ लो दूसरे राज्यों में भी ऐसे वो कलकत्ता एक नाम ले लिया गया है। तो ये स्थिति हो गया है हमारे भारत की, लेकिन बिहार की। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी यहाँ पे जन्मे हैं, ठीक, जो बिहार को हमेशा गौरव से ऊपर उठाए हैं, हम लोगों को एक गौरव महसूस करवाए हैं। तो ऐसे लोग हुए हैं। लेकिन अभी के बिहार के बात करो तो कई सारी समस्याओं से हमारा बिहार घिरा हुआ है। ठीक है, ये लोग आए, जब आए इनका टाइम था, ये अपना बेहतर करके चले गए, और हम लोग निकम्मा निठल्ला क्या कर रहे हैं अपने बिहार के लिए? कुछ भी नहीं। जो थोड़ा बहुत इज्जत बचल उसको भी
खत्म करे पर पड़े हुए हैं। यहाँ लोग के अभी चल रहा है जातिवाद, धर्मवाद, यही में व्यस्त है, यही में नाम करेंगे ये लोग। ठीक, हम वो है शायद उसमें से। आज के बिहार में देखो गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अशांति का माहौल बना हुआ है। ये है हमारा स्थिति। ठीक, साधन का कमी नहीं है, साधन में हम हैं, ठीक ठाक हैं, धनी है, लेकिन फिर भी बिहार की स्थिति दयनीय है। ठीक, आज बिहार को एकदम पिछड़ा राज्य में नंबर 1 पर गिना जाता है, एकदम पिछड़ा राज्य में सबसे पहले है। अभी इनकम में देखे कितना है, 5700 इनकम है हमारा सालाना एक व्यक्ति का, वो एवरेज आय निकाला गया है। तो ये स्थिति है। अब इन स्थितियों का कुछ कारण है, आखिर हम पीछे क्यों रह गए? तो कारण देखो, सबसे पहले यहाँ पे जनसंख्या। सब लोग को लगता है ना कि जनसंख्या भगवान के देवल प्रसादी है। ठीक, तो देखो जनसंख्या वृद्धि हमारे राज्य में देखा जाए तो बहुत ज्यादा है। जनसंख्या विस्फोट होता है, यहाँ पर वृद्धि नहीं होता है, विस्फोट होता है। तो बिहार की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, इसके चलते विकास के साधन जो है वो कम होते जा रहे हैं, और इस कारण से ज्यादातर जो भी उत्पादन वगैरह हो रहा है, जो भी हम लोग उत्पादन कर रहे हैं, तो हमारे जनसंख्या पे खत्म हो जा रहा है। तो बाहर में हम बेच ही नहीं पा रहे हैं, तो हमारा इनकम भी नहीं हो रहा है। तो एक ये हो गया। ठीक, दूसरा आधारिक संरचना का अभाव। अभी तो कुछ सुधार भी हुआ है, लेकिन आज से 15-20 साल पीछे चले जाओ तो आधारिक संरचना का भी कमी था। आधारिक संरचना में भी हम लोग पढ़े कि परिवहन, बिजली, संचार, बैंकिंग, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये सब चीजें आती है, और इस सब में हमारा बिहार कहाँ था, पीछे था। ना तो बिजली था, हमारा छोटपन ले जाते हैं, हमारे गांव में 2007 में लाइन आया है, डिम डिम करता था। खैर कुछ ठीक था, उससे पहले भी जो बताते हैं जिनके गांव में बिजली थी, सप्ताह में, महीना में एक बार खाली बस हो गया। वो चेकिंग जैसे लगता था कि अब हम तो ना देखें, जैसे मानो चेकिंग होता था कि लाइन में अभी सप्लाई हो रहा है कि ना, तार ना खराब हो। लोग कहते हैं, हमारा वो घड़ी तो छोटपन आउ छोटा था, नहीं याद है। हमारे गांव का सड़क याद है, खरंजा था, ऐसे ऐसे था। ठीक, जो अभी पकड़ के 2 सड़क आती है, तो हम 2 क्लास में जब पढ़ते थे तो आते थे हाई स्कूल में पढ़ने, सड़क बना हुआ नहीं था, पूरा पत्थर था, किनारे से चलते चलते एक लेन बन गया था, एक पतला सा ऐसे लिक बना हुआ था, इसी के रास्ते लोग साइकिल और दुपहिया लेके जाता था। और चर्रा मोड़ से आगे कोई टमटम, ऑटो रिक्शा कोई लेकर जाने वाला नहीं है, क्योंकि वो सड़क ही नहीं था लेकर जाने वाला। तो वो स्थिति थी हमारी। ठीक, शिक्षा का स्तर जीरो था। अपन देख लो, अपन दादा के टाइम, अपन मम्मी के टाइम की कितना लोग पढ़ल है। मम्मी पापा के टाइम में देख लो, दादा के टाइम देख लो, पता चल जाएगा कि शिक्षा का स्तर क्या था। बाकी एक्स्ट्रा जानकारी लेना है कि पहले इतना स्कूल, हॉस्पिटल, ये सब चीजें थी कि नहीं थी, तो अपने घर में जो है बुजुर्ग, उनसे पूछो। सब कुछ किताब में थोड़ी रहता है, कुछ अपने अगल बगल से भी पता करो, और वो एकदम करेक्ट देगा, वो सही बताएगा। ठीक, तो इन सब चीजों में हम क्या है, पीछे रह गए। और इन सब चीजों में पीछे रहने के कारण हमारे यहाँ का आधारिक संरचना का विकास नहीं हुआ। और अभी पढ़े कि जहाँ का आधारिक संरचना का विकास नहीं होगा, वहां पे उस क्षेत्र का भी विकास होने की संभावना नहीं है। अगर उसको विकसित करना है अपने क्षेत्र को, तो आधारिक संरचना को विकसित करना होगा। तो इस चीज की कमी थी। तो इसके वजह से भी फिर हमारे राज्य का प्रमुख जो काम है वो क्या है, कृषि। यहाँ के ज्यादातर जनसंख्या, अभी भी 60-65% जनसंख्या जो किस पे डिपेंड है, कृषि पर। और कृषि पर निर्भर है, ठीक बात है, अच्छी बात है, लेकिन कृषि के हालात भी ठीक नहीं है। एक हमारा उत्तर बिहार जो बाढ़ से तबाह है, और एक हमारा दक्षिण बिहार जो सुखाड़ से तबाह है। तो आधा से ज्यादा जनसंख्या डिपेंड क्या चीज पे है, कृषि पर। और कृषि ही यहाँ पे बेहतर नहीं है, दोनों तरफ तबाही है। तो इसके कारण से भी हम पीछे हैं, क्योंकि बेहतर उपज नहीं हो पाता है। बेहतर उपज होता था ना, हमारा इनकम बढ़ता, तो हो नहीं पाता। एक तरफ दह जा रहा है, एक तरफ सूख जा रहा है। तो ये स्थिति हमारी बनी हुई है। उसके बाद और क्या है, और है बाढ़ तथा सूखा से क्षति। ये जो बाढ़ और सूखा रहता है, इससे हमको क्षति हो जाता है, फसल बर्बाद हो जाते हैं। तो इसके कारण से भी हमको जो मिलना चाहिए, जो इनकम होना चाहिए था, वो नहीं हो पाता है। तो इनकम का स्तर कहाँ चला जाता है, नीचे। तो ये एक कारण बन गया। फिर औद्योगिक पिछड़ापन, हमारे राज्य में देखो तो उद्योगों की भी कमी है।
ना के बराबर उद्योग है। उद्योग लगता तो लोगों को उसमें काम मिलता, लोग ऊंचा स्तर के पढ़ाई करते, उसमें काम करते, अपने ही राज्य में रहते, उनका इनकम अपने ही राज्य में रहता। तो उद्योगों के मामले में भी हम कहाँ है, पीछे हैं। इस कारण से हमारा बिहार कहाँ है, पीछे है। ठीक, उसके बाद और देखो, जब सब कुछ में पीछे है तो बताओ राज्य में अमीरी आएगा कि गरीबी आएगा? तो हमारे राज्य में गरीबी भी भरपूर है। बिहार में गरीबी का भार भी बहुत ज्यादा है। राज्य का प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय औसत आय से आधे से भी कम है। अभी हम लोग निकाले थे राष्ट्रीय औसत आय, तो हम लोगों को वहां पर निकला था 28,000। ठीक, और जब अपने राज्य वाला निकाले थे तो वहां पे था तुमको 5,700। देखो, तो राज्य के आय है, राजकीय प्रति व्यक्ति आय। तो गरीबी भी भर भर के है। और ये कहो कि गरीबी या शिक्षा इसीलिए जनसंख्या की वृद्धि क्या है कि हमने के गांव के लोग जो है शॉर्टकट दिमाग लगाता है, इसीलिए जनसंख्या वृद्धि। वो लगता है कि हम कमा रहे हैं 300, अगर हमारा 5 गो बेटा रहा, एगो हम 6 जन, ओकरा इतने बुद्धिए काम करता है। रोज 1800, महीना के 54,000, साल में 6 लाख। एक साल में तो घर बनाइए लेंगे। हो गया 5 गो बेटा, कहा जा रहा है। और उसको इतना पता नहीं है कि 5 गो बेटा की आवश्यकता नहीं है। अगर एक बेटा बेहतर शिक्षा ले ले, बेहतर उसको स्वास्थ्य रहे, बेहतर उसको परवरिश हो जाए, तो एक व्यक्ति भी 5 लाख कमा सकता है महीने में, 50 लाख कमा सकता है। लेकिन उसको कौन बताए? वो धान काट रहा है तो सोच रहा है कि अकेले ही इतना कर दी, 5 जनी रहती तो काट के सब खत्म कर देती। बस ज्यादा दिन ना, 5 से 10 साल में 5 गो हो जाए धान काटे वाला। तो ये शॉर्टकट जो दिमाग है, ये क्यों लगा रहे हैं वो लोग? उतना ही काम है। शिक्षा का महत्व नहीं समझ रहे कि शिक्षा क्या देता है। पढ़े लिखे लोग को देखो, IAS है, IPS है, तुमको डॉक्टर और जज है, एगो संतान है, वो खाली बेटी बेटो नहीं। हमने कहता गांव में एगो अलगे रीति है, जबले बेटा न हो तबले एगो तो बेटा चाहबे करे धन के भोग। ये सब जो मानसिकता अभी तक हमारे गांव में है, इसी कारण से हमने के बिहार पीछे है। नहीं तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका एक ही है। हमारे खुद की जो प्रोफेसर मैम थी, उनका एक बेटी हुआ, फिर दोबारा बेटी हुआ है, 2 खाली बेटी है, सिर्फ 2 बेटी। इंग्लिश की जो प्रोफेसर थी, उनका शायद एगो खाली बेटी थी, बस एक ही को है। क्यों है? वो लोग शिक्षा के महत्व को समझे। वो उनको ये समझ में आ गया कि लड़का लड़की होने से नहीं होता है, बेहतर परिवारिश देने से, बेहतर जीवन में करने से होता है। ठीक, लोग एक गो है, उसी में खुश हैं। और हमने के गांव में चल जा, हमरे पैदा हमार दादी के कहल पर हुआ जन्म, एगो भैया आइए थे, एगो दीदी हो गई, तब पापा मम्मी का प्लानिंग था कि हो गया। हमार दादी के अब सुनो, एगो बेटे है, आगे दिन के जानी थे का होते, कुछ हो गेल तो आगे कौन धन भोगत, तब धन भोगला फिर हमारा अवतार हुआ। तो हम अपने दादी के आशीर्वाद से अवतरित हुए हैं। प्लानिंग नहीं था मम्मी पापा के, लेकिन दादी के प्लानिंग था कि नहीं एक और। हमारे घर में लगभग सब ऐसी है, 2 गो भाई है, एगो बहन है, 2 गो भाई है, एगो बहन है, लगभग आगे अवतरित हो गए, यहाँ पे हैं। ना तो जो खर्चा हमारा तो वो बचता ना जी, कर दिए। और आज भी लोग पढ़ लिख के भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको एगो पुत्र चाहिए, बेटी हो जाए ना, बेटी हो है, अब बेटा आ जाता तो लाठी आ गए आओ, अब कोई बोलता ही। हम तो कहते हैं अगर हमारे घर में जोन दिन बेटी जन्म ली, जोन दिन भतीजी हमारे जन्म ली, भतीजा लिया, हमको कोई लेना देने भगवान। अगर हमारे घर में भतीजी जन्म ली, तो पूरा कोचिंग और पूरा गांव के मिठाई हमारे तरफ से फ्री एकदम, चाहे काहे ना कर्जा लेके करे पड़े, बांटेंगे। अभी एगो भागिना हुआ, 1 रुपया उसको नहीं दिया, मुंह दिखाई भागे यहाँ से, पैसा कुछ के। अब भागनी होती तो काहे ना हमरा कर्जा ले पड़े उसको देते।
ऐसे भी क्लास में देखता है हम बहन लोग से तनी ज्यादा लगाव रखते हैं, इतना लगाव रख लिए हैं कि लोग चाबिये भुला दे रहे। ठीक, लड़कन से हमारा कम रहता है, काहे कि बहुत शोषण किया सब महिलाओं का। अभी भी वो चीज देखने को मिल जाएगा, तो कोई बात ना, हम है साथ है, बढ़ो आगे। ठीक, तीन सब कारण से खराब विधि व्यवस्था, हमने के राज्य में शांति और सुव्यवस्था, कोई भी राज्य के देश का विकास करना है तो बहुत जरूरी है। उस चीज की क्या है, हमारे यहाँ कमी थी, कमी है, इसके कारण भी यहाँ की स्थिति कमजोर बना हुआ है। नागरिक शांतिपूर्ण से कोई उद्योग नहीं चला रहा है। अभी देखो बीपीएससी के लोग कितना दिन से पटना में आंदोलन कर रहा है, सरकार के कान में जू तक नहीं रेंग रहा है। कोई असर उसको नहीं है कि जो देश का भविष्य काम मांग कर रहा है, एक बार कम से कम उसको हम सुने, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। बताओ कहां से बिहार विकास करेगा? विकास को तो तू रोड पर बैठा कर दे, नल्ला के किनारे गर्दनी बात बैठा है। किसी भी देश का युवा उस देश का क्या होता है, भविष्य होता है। और युवा को तो तू तो रख ले नल्ली भी कि यहाँ धरना प्रदर्शन करो, तो मांग लगी तो प्रदर्शन करो। कहां से बिहार विकास करेगा? उसका बात सुनो, कम से कम सुनो तो सही कि कह का रहा है, कोई सुनवाई नहीं है, कहां से बिहार विकास करेगा? तो ये कमी है। कुशल प्रशासन के अभाव है, वही खराब विधि व्यवस्था कहो या कुशल प्रशासन कहो, सुनने वाला ही कोई नहीं है। भ्रष्टाचार भर भर के है, क्वेश्चन लीक हो गया। बीपीएससी वाला में देखो, जो उसका अध्यक्ष है सीधे बोल रहा है कि इतना बड़का सील मारल है ना, फाड़लों से नहीं फटेगा। उज्जवल लाइव में फाड़ दिया, बोलिए बंद, कि इसको काटना पड़ता है, हाथ से फट ही नहीं सकता है। लिया ले, तब पर भी कोई जवाब नहीं है। निगल्ले इतना माने कहां से बोलेगा? तो काची भरल है यहाँ पर भ्रष्टाचार। तो जब भ्रष्टाचार है तो बिहार कहां रहेगा? पीछे में रहेगा। जब तक कि बुद्धि काम नहीं करेगा तब तक कहां से होगा? जो गंगा जी के उपट्टी हैं विपिन सर नाम के, बेचारे गए डीएम से मिले, बातों तक नहीं सुना। जबकि मुखिया हैं, मुखिया के बात तक नहीं सुना, तो कहां से बिहार विकास करेगा? जब किसी का बातें नहीं सुन रहे हैं, क्या कह रहा है, क्या प्रोग्राम बना रहा है, सुन ही नहीं रहा है शासन व्यवस्था, तो कहां से विकास होगा? खाली कहे से कि हम विकसित होंगे, नहीं होगा, इसे कहियो। ठीक, जब तक सरकार जनता मिल के काम ना करे, जनता की बातों को सरकार ना सुनो, उस पर विचार करो, कर सकते हैं ना कर सकते, कुछ तो सुनना चाहिए ना। हाँ, एक चीज आता है, लाठी उठाइए अधर के धूक दीजिए। आज जो दिन लइकन लाठी उठा लिया था, धूके वाला के भी नहीं दिखता है कि यहीं से हम भी निकले हैं। तो कम से कम समझे कि कौन तकलीफ से लइकन यहाँ तक पहुंचता है। कोई असर नहीं है। हम उस आंदोलन में जा नहीं सकते हैं, जाने का मन करता है लेकिन जा नहीं सकते हैं, क्या हम बीपीएससी के परीक्षा नहीं दिए हैं। चले गए तो उल्टी फंस जाएंगे। ये है वो जो भीड़ में ईंटा चलाता है, पकड़ो इसको, दौड़ लेगा। ठीक, राजू सर के है, वो जाते हैं वीडियो कॉल पर बात करते हैं, कहीं दिखाओ तनी वहां के नजारा का है। ठीक, ये सब स्थिति हमारे देश में है और इन्हीं सब कारणों से हम पीछे हैं। अभी पीछे से कैसे निकलेंगे इसको हम कल देखेंगे, और बाकी जो बचा है उसको कल हम इस चैप्टर को क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। ठीक, तो आज के लिए तुम लोग को इतना ही। पढ़ो, भविष्य में बेहतर अधिकारी बनो, ईमानदार बनना सबसे पहले जीवन में जरूरी है, ईमानदारी। हाँ, सही बात है। पद मिलने के बाद नशा में एकदम मुग्ध हो जाता है, उसको दिखता ही नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, और यही सबसे बड़ी कमी है, हमने के देश के पीछे जाएगी। अगर इस पे काम करने लगे ना, ज्वाइनिंग करे से पहले सबके मन में रहता है कि हम तो देश लगे बहुत कुछ करेंगे, और जब ज्वाइनिंग होता है, जैसे ही कुर्सिया पर बैठता है, माइंड चेंज। तो आप लोग भविष्य हैं। ठीक, भविष्य में ये चीज पहले सीखिएगा, देशभक्ति मतलब खाली बॉर्डर पर हथियार लेकर खड़ा होना नहीं होता है। जहां पे हैं वहां पे जो काम आप अगर ईमानदारी से कर रहे हैं तो वही देशभक्ति। अगर हमें यहाँ पढ़ाने काम करें, हम यही ईमानदारी से काम करें तो यही मेरा क्या चीज है, देशभक्ति। अगर तुमको सही मार्गदर्शन दे तो यही मेरा देशभक्ति है। क्योंकि बाहर और अंदर जब दोनों मजबूत होगा तब जाके हमने के भारत, हमने के बिहार मजबूत बनेगा। तो इस सब चीजों पर आप लोग ध्यान दीजिएगा।